तो लगभग हमारे सारे फेस्टिवल जा चुके हैं और अब वो टाइम आ चुका है जिसे हमें दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आपने इस टाइम को सीरियसली नहीं लिया तो भाई तुम काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। अब आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए मैं आपके लिए ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। आपको पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ किस तरह से तुम अपने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर तुमने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लिया तो तभी तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करोगे, हाँ भाई मैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी 95% स्कोर कर सकता हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि आपके 20 दिन रह रहे हैं, 25 दिन रह रहे हैं या फिर एक महीना रह रहा है, आपको सिद्ध से इस रोड मैप को फॉलो करना है। मैं डेफिनेटली इसकी गारंटी से कह रहा हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने ना 30 डेज में डिवाइड कर लिया है। हो सकता है आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, लेकिन मोस्टली स्कूलों में भाई दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में प्री बोर्ड होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है। अगर आप पहले देख रहे हैं तो भाई अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 डेज प्री बोर्ड प्लेस लेनी है आपकी 30 डेज की। तो आपको क्या करना है, 5 स्लॉट में डिवाइड कर लेना है अपने 30 डेज, यानी कि हर एक स्लॉट जो कितने दिन का रहने वाला है, हर एक स्लॉट आपका 6 डेज का रहने वाला है। अब इन 6 डेज को कैसे डिवाइड करना है वो आपको देख लेना है। तो सबसे पहले हम है ना आपका पहला स्लॉट बनाते हैं। पहले स्लॉट में आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो 3 मेन सब्जेक्ट रहेंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, जिस दिन आपका प्री बोर्ड हो लैंग्वेज सब्जेक्ट का उसका आप एक दिन पढ़ोगे तो वो भी इजीली अच्छे मार्क्स लिया होगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट की इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है हमारे मेन सब्जेक्ट की। अब मेन सब्जेक्ट ये लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। अब बायो वाले कहते भैया हमने हमारी आपने बायो की नहीं बताई, या फिर मैथ वाले कहते भैया मैथ की नहीं बताई, तो मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। लेकिन अब आपको कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है फिजिक्स से। फिजिक्स के जो सबसे पहले आपको चैप्टर रखने हैं वो रखने हैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पूरी यूनिट रखनी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली, वो 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 6 और 7। 6 और 7 कौन सा चैप्टर है मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं केमिस्ट्री में। 10 चैप्टर आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम। उसके बाद हम बातें हैं बायो में। बायो में आपके ज़्यादा चैप्टर्स हैं तो आपको है ना बायो में 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से वो 3 चैप्टर हैं वो आपको खुद को सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं प्री बोर्ड का मकसद ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो और फिर जाकर तुम प्री बोर्ड दो। प्री बोर्ड का मकसद ये है कि जितना तुम्हें आता है उतना तुम अच्छे से दो, अच्छे से फोकस होकर कॉन्फिडेंट होकर दो, उसमें अपना 100% देना है। 100% सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहना, लेकिन जितना तुम्हें आता है उसमें ही तुम्हें 100% देना है। उसके बाद तुम्हें मूव करना है, अगर तुम मैथ के स्टूडेंट हो तुम्हारे पास बायो नहीं है तो मैथ में तुम्हें 3rd और 4th चैप्टर करने हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला। ये जो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर बता रहा हूँ ना, इनकी ज़्यादा वेटेज है। और केमिस्ट्री में तो भाई 50% ऑर्गेनिक की ही वेटेज है, तो आपको ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ना है। तो आप उसके बाद ये पहला स्लॉट हो गया, ये 6 डेज डिवाइड कर लेने पहले स्लॉट में। उसके बाद सेकंड स्लॉट में आते हैं, इसमें भी आपके 6 डेज रहेंगे। इस स्लॉट में आपको सबसे पहले क्या करना है, फिजिक्स से स्टार्टिंग करनी है। फिजिक्स में पहला चैप्टर जो रहेगा वो आपका 3rd चैप्टर से और 4th चैप्टर से स्टार्टिंग करनी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला, उसको आपको पढ़ना है सेकंड स्लॉट में। उसके बाद केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में 2nd चैप्टर पढ़ना है और 3rd चैप्टर पढ़ना है। 2nd चैप्टर आपका सॉल्यूशन वाला है और 3rd चैप्टर आपका आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है। तो ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद बायो में अगेन आपको एनी 3 चैप्टर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके हिसाब से कन्वीनियंट हो तो वो आप चैप्टर पढ़ सकते हो। उसके बाद मैथ में बात करें तो मैथ में आपको 5th चैप्टर पढ़ना है डिफरेंशिएशन वाला, और 7 चैप्टर पढ़ना है हाफ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वॉल्यूम आपकी लगभग उसी पर बेस्ड है। अगर आपको ये 2 चैप्टर नहीं आए तो आप सेकंड वॉल्यूम में यानी कि लगभग कैलकुलस का जो पार्ट है वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको 5th चैप्टर मैंने रखा है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ज़्यादा बड़ा है इसलिए इसको आपको हाफ करना है। तो ये 2 स्लॉट मैंने डिवाइड कर लिए, इन 2 स्लॉट की बात कर ली। अब बाकी के स्लॉट बताता हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर रखने हैं बाकी के स्लॉट में। तो अब हम बात करते हैं 3rd और 4th स्लॉट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो 3rd स्लॉट में आपको 5th चैप्टर पढ़ना है मैग्नेटिज्म वाला, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है, उसमें से काफ़ी पोर्शन डिलीट हो गया है। और 6th चैप्टर पढ़ना है आपको EMI वाला, वो EMI किस्त वाली EMI नहीं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो वाली EMI।
और उसके साथ आपको ऐड करना है 13 चैप्टर। ये 5th चैप्टर और 13 चैप्टर मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि छोटे छोटे हैं और इसमें से काफ़ी पोर्शन डिलीट हो गया है। 13 चैप्टर न्यूक्लियाई में तो भाई लगभग पूरा ही डिलीट हो गया है, 1-2 टॉपिक होंगे वो आपको पढ़ने हैं। तो आपको 3 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं 3rd स्लॉट में। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है और 9 चैप्टर पढ़ना है। अब 8 चैप्टर आपका अल्डिहाइड कीटोन वाला है और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, दूसरा आपका अमीन वाला। अब किसी बच्चे के पास नई एनसीईआरटी होगी, किसी बच्चे के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, इसलिए मैं आपको चैप्टर के नाम भी बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर लेना या फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना ये स्लॉट जो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बायो में आपको आपकी मर्जी है, कोई से भी आपको 3 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन आपको वही चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जो आपने पढ़ रखे हैं थोड़े बहुत। एकदम फ्रेश चैप्टर बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये इस समय पर अगर तुम स्टार्ट करोगे तो तुम पिछला अच्छे से पक्का नहीं कर पाओगे। जितना तुम्हें आता है उसको ही हमें अपना क्वालिटी को इंप्रूव करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है अभी। उसके बाद हम मैथ में बात करें तो मैथ में आपका 7 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना है, इंटीग्रेशन वाला। उसके बाद 8th आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद हम मूव करेंगे 4th स्लॉट पे। 4th स्लॉट में हमारे क्या क्या चैप्टर रहेंगे वो देख लेते हैं। तो फिजिक्स में आपको अगेन 2 चैप्टर रखने हैं, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर। 7 चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट है, वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो इसलिए मैंने आपको 2 चैप्टर रखे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, रेजोनेंस जो कंडीशन है वो आपका आ जाता है, एलसीआर सर्किट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद 8 चैप्टर में आपको ईएम वेव्स, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है तो ईएम वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी जो यूजेज होते हैं वो आ जाते हैं, तो आपको वो अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। अब मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, आप अपनी एनसीईआरटी मार्क कर लेना कौन सा चैप्टर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये मैंने दोनों साथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वही कोऑर्डिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद बायो में अगेन आपको एनी 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं, जो भी आपके हिसाब से कन्वीनियंट हो वो आपको 3 चैप्टर अपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद हम मैथ पे मूव करेंगे। मैथ में आपको 9 चैप्टर और 10 चैप्टर करने हैं। 9 चैप्टर आई थिंक डिफरेंशियल वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, वो आपको करना है। 10 चैप्टर आपका वेक्टर वाला है, वो आपको करना है। तो ये 3 और 4 स्लॉट हो गए। अब हमारा लास्ट स्लॉट बचता है, उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारा फाइनल स्लॉट, स्लॉट 5। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिक्स में, वो मोस्ट वेटेज रख रहे हैं आपके ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स जो यूनिट है वो लगभग भाई आपकी 13 से 14 मार्क्स की वेटेज रख रही है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ऑप्टिक्स की आपकी यहाँ पर रे ऑप्टिक्स लिख रखी है मैंने 5th स्लॉट में, उसके बाद आपकी वेव ऑप्टिक्स भी 5th स्लॉट में है। तो ये दोनों चैप्टर्स हैं आपके, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बाद आते हैं 5th स्लॉट में, वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेट कांस्टेंट और उसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, अगर तुम बायो के बच्चे हो तो इस चैप्टर को तुम अच्छे से पढ़ लोगे, रट के चले जाओगे। अगर तुम मैथ के बच्चे हो तो थोड़ी तुम्हें डिफिकल्टीज हो सकती है, लेकिन तुम कर लोगे, मुझे पता है तुमने केमिस्ट्री कर ली तो ये बायोमोलिक्यूल्स क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो फिर तुम अपने 3 चैप्टर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी कन्वेंट के हिसाब से। उसके बाद मैथ में जो चैप्टर आते हैं वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 11, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रख रहा है, उसमें से काफ़ी सवाल आते हैं, एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें से, और उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनने के। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर बचता है वो है चैप्टर नंबर 12, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। तो लीनियर प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें से एक सवाल आपका देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कुछ चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में रह गए हों, तो उसको आपकी कोई चिंता नहीं करनी है। अगर आपने वो चैप्टर छूट भी गए तो डोंट वरी, लेकिन इन चैप्टर को आपको अच्छे से फोकस होकर पढ़ लेना है। इसको एकदम क्वालिटी कॉन्फिडेंट रहें कि भाई हम अपने प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ले आएंगे अगर इन चैप्टर को हम अच्छे से कर लेते हैं। अगर तुम इनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से फोकस होकर कर लेते हो तो भाई तुम डेफिनेटली अपने प्री बोर्ड एग्जाम में 80 to 85 मार्क्स ईजी स्कोर कर लोगे। अब तुम कहोगे भैया 80 to 85 इतने चैप्टर करने के बाद भी, तो यार अगर तुम इन्हें पक्के से करके जाओगे ना तो भाई 90 भी टच कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कच्चा पक्का करके जाओगे तब तुम 70 की लाइन में आओगे। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाते हो। और जो कुछ चैप्टर बच गए हैं वो लगभग तुम्हें ना अपने रिविजन के तौर पर उसको रिवाइज कर पाओगे। तो इस तरह से अगर तुम ये 5 स्लॉट को डिवाइड करके अपने प्लान बनाओगे ना, अगर तुम्हारे पास कम दिन रह गए हैं तो आप है ना चैप्टर बढ़ा सकते हो, और डेज तुम्हारे पास कम है तो उसके अकॉर्डिंग तुम एडजस्ट कर लेना। लेकिन अगर तुम्हारे पास एग्जैक्ट इनफ टाइम है, 21 डेज भी है लगभग, तो भी भाई आपके पास इनफ टाइम है, तुम इजीली कवर कर लोगे। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।